संविधान सभा के कौन से सदस्य ने इसके बारे में क्या कहा है, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां। तो हमने क्या किया, विधानसभा भी जहां जहां है, विधान परिषद है वहां। अब संघ के मंत्री मतलब ये समझ लो आप, हमने बात किया कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट, अगर 5 बात कर रहा है, ये चारों को छोड़कर उन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहा है, राज्य अपने राज्य क्षेत्र में जितने शासन और कोई अलग पार्टी बना लेते हैं, तो वो इसमें क्या होंगे, ये नहीं घोषित होंगे आयोग। नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समान अध्ययन में, हम लोग राज्य व्यवस्था का टॉपिक पढ़े। कल हमने उद्देशिका पढ़ा था, उसमें समझा था किस केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह संविधान का भाग है और किसमें नहीं है, इसके माध्यम से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है, सारा हमने देखा है। साथ में ये भी समझा है कि ये उद्देशिका का महत्व क्यों है, संविधान सभा के कौन से सदस्य ने उद्देशिका के बारे में क्या कहा है, ये भी समझा हमने। इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग राज्यों में पूछे जा रहे हैं उद्देशिका से, सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियों को देखने, क्वेश्चन देखने के पहले ये सारा PYQ है, हम घटना चक्र का करवा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट इसके साथ हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये करते हैं, हमने अनुसूचियां उठाया। जब अनुसूची उठा रहा हूं, अनुसूची, अब देखो टोटल अनुसूची कितना है, देखो मूल रूप से कितना है संविधान में, 8 अनुसूचियां। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, +4 हो गया वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में कितना है, 12। तो अगर पूछ दे मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो होगा आंसर आपका 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो 12। अभी देखो, अभी 8 को पहले समझेंगे, फिर 4 को अलग से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक चीज समझो, हम यहाँ अनुसूची लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर का हम बता रहे हैं। पहला अनुसूची क्या कहता है, पहला अनुसूची कहता है भारत के राज्य, नाम, न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, तो भारत के राज्य और यूटी की बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, 28 ये है और 8 ये है। अभी समझ में आएगा सर ये तो 8 कौन कौन सा है, देख लो, पहले 9 था लेकिन अब 8 हो गया है। अब कैसे उठाओगे, पहले दिल्ली से उठाओ, दिल्ली हो गया हमारा, यहाँ से चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ गए, फिर कहाँ जाओगे, अंडमान निकोबार चले जाओ, अंडमान निकोबार, फिर उधर ही लक्षद्वीप चले जाओ, लक्षद्वीप चले गए, फिर थोड़ा सा आ जाओ दादर नागर हवेली, दादर नागर एंड, अब दमन और दीप भी क्या हो गया, एक हो गया, दमन एंड दीप एक हो गया है। ठीक है, अपना JNK और लद्दाख, ये हमारा 8 यूटी हो गया और 28 राज्य हो गया। ये क्या बोल रहा है, ये डिफाइन कर रहा है जो भारत है, भारत क्या है, ये 28 राज्यों और 8 यूटी को मिलकर बना है, यही इसका भौगोलिक क्षेत्र है और नाम इसके अलग अलग है। तो नाम और उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ है ये हमने बता दिया। ठीक है, पहला ये हो गया। जब दूसरा अनुसूची कहता है क्या, कि भैया देखो अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र में और कोई तो शासन प्रणाली होगी, तो शासन प्रणाली के लिए क्या होगा, भारत में कोई राष्ट्रपति होंगे, कोई उपराष्ट्रपति होंगे, ये सबको लाना होगा। इसके लिए पहले क्या करोगे आप ओपनिंग निकालोगे, भैया हम इतने सारा का जॉब रखें, जॉब प्रोफाइल है हमारे पास, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद के विधानसभा के सदस्य का, ये देखोगे कि विधानसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, इस तरह के सारी चीजों का क्या है, ये आप ओपनिंग निकालोगे। जब ओपनिंग निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, करना क्या होगा, करना यह होगा कि आप कहोगे कि भैया हम इतना इतना वेतन देंगे, वेतन के साथ भत्ते देंगे, आओ हमारे यहाँ जॉब करो। ये क्या बोल रहा है कि हम वेतन और भत्ते की बात कर रहा है, इसको के लिए बात कर रहा है। तो अगर 2 रूपों में हम तोड़ लें आपके समझने के लिए, सिर्फ अगर एक केंद्र स्तर पर देख लें, आपके लिए सिर्फ समझने के लिए सिर्फ एक करवा रहा हूं, ऐसा एक साथ मैं लिख सकता हूं कि राष्ट्रपति
का राज्यपाल। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा संसद है, लोकसभा का कौन होगा, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का मतलब यहाँ पर सभापति ने, लोकसभा का अध्यक्ष और यहाँ उपाध्यक्ष। यहाँ पर सभापति राज्यसभा का और उपसभापति। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर भी विधानसभा का क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, ऐसे ही जहां विधान परिषद है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, विधान परिषद कहाँ है, पहले यूपी अपना हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक, तेलंगाना, 2 2 4, आंध्र प्रदेश। हमारा क्या हो गया है, जगहों पर क्या है हमारा, विधान परिषद भी है 6 जगहों पर। तो हमने क्या किया, विधानसभा भी जहां जहां है, विधान परिषद है, तो वहां क्या होगा, सभापति वहां भी होंगे, उपसभापति होंगे। इन सारी चीजों को आप देख रहे होगे, इतने सारे चीज हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमने केंद्र की तरफ ये देखा। फिर हमारा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम न्यायाधीश। यहाँ क्या होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। इन सारी चीजों को देखो, एक क्या होगा, कैग। इन सारे लोगों को वेतन और भत्ते क्या होगा, हम ओपनिंग निकाले और हमने बोला भैया आइए हम वेतन भत्ते ये सब देंगे, आप आइए हमारे पास जॉब ले सकते हैं। जब आपने इनको जॉब दे दिया, ठीक है, आपके वेतन और भत्ते से वो खुश है, वो आए जॉब ज्वाइन कर लिए। तो जॉब डायरेक्ट दे देते हो, जॉब तो डायरेक्ट दोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, अनुसूचित 3 में क्या करोगे, उसको शपथ दिलवाओगे, शपथ दिलवाओगे। लेकिन कोई ऐसा है जो इसमें शपथ नहीं लेगा, राष्ट्रपति शपथ नहीं लेते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं आर्टिकल 60 के माध्यम से लेते हैं, अनुसूचित 3 के आधार पर नहीं लेते। इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है तो आपको इसको गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, कौन कौन शामिल होगा, तो सही अगर हम इसको बांट ले, शपथ को अगर 2 स्तर पे बांट ले, फिर हम वही करते हैं, केंद्र और राज्य अगर कर ले, तो आप किसको शपथ दिलवाओगे, पहले संघ के मंत्री को दिलवाओगे, तरह से राज्य के मंत्री को, मतलब राज्य के मंत्री को। अब संघ के मंत्री मतलब ये समझ लो आप कि हमने बात किया कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और जो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, संघ के जो भी मंत्री हैं। फिर क्या होगा, अब इसमें देखो, मतलब कुछ कुछ समझ लो पहले। अब देखो संसद के सदस्य, यहाँ पर क्या होगा, विधानसभा के सदस्य, एक एक चीज को देखो, ये नहीं लिखोगे तो होगा दिक्कत, ये आपको लिखना जरूरी है, ये समझो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में। हमने सिर्फ आर्टिकल बता देना है कि 2 में शपथ होता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चीज को समझ लो। ऐसे सिर्फ सोच लोगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो फिर कैसे करोगे, तो ये चीज को समझना पड़ेगा। अब क्या है, हमने बोला यहाँ पर, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की बात किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो शपथ लेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि न्यायाधीश जो होते हैं किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपने कर लिया है। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया, संघ के मंत्री होंगे, संसद के सदस्य हो गए, और एक कैग होते हैं, कैग को शामिल कर लीजिए। इन सारे हमने 3 में कर दिया। ठीक है,
अब क्या हो गया, आपने लोगों को स्थायित कर दिया, शपथ दिलवा दिया। अब क्या है, जब राज्यसभा की बात आएगी तो आप कहोगे कि ऐसा है कि राज्यसभा जब आ गए, चार क्या बोलता है, चार बोलता है कि राज्यसभा, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखो। अनुसूची 4 में राज्यसभा में है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में होता है। जो भी राज्यसभा में जाते हैं आप देखते होंगे, हर राज्य से अलग अलग वहां के सदस्य विधानसभा के, उस अनुरूप वहां राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उतनी ही संख्या में। तो बंटवारा अनुसूची आवंटन जो होता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4 से होता है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पांचवा, पांचवा ये कहता है किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को जातीय घोषित करना, प्रशासन संभालने की बात करता है, प्रशासन संबंधी, प्रशासन संभालने संबंधी। अब देखो, इसमें दो लाइन यूज होगा, इसमें बोल देगा, देखो अनुसूची 5 ये बोलेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा उन क्षेत्रों में जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहां प्रशासन संबंधी प्रावधान है। तो घोषणा कौन करेगा, घोषणा करता है राष्ट्रपति। इस क्षेत्र की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, वो वापस भी ले सकता है कि यह अनुसूचित क्षेत्र, आज हमने इसको सूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया। यहाँ प्रशासन जो होगा इस एक्ट के तहत होगा, वहाँ एक स्वायत्त जिला परिषद होता है, वो वहाँ का प्रशासन देखेगा। लेकिन आज इसने घोषित कर दिया है, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस भी ले सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति जो काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, ध्यान रखना। लेकिन घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये भी क्या हो सकता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को बताए इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति नजर रखेगा फिर उसको, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अगर जो क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, उस क्षेत्र में संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है, तो वहां राज्यपाल डिसाइड करेगा ये कानून यहाँ लागू होगा या नहीं होगा। क्लियर, तो समझ लिया आपने। देखो ये चीज आपने समझ लिया, तो यहीं पर एक चीज समझ लो, ये क्या करता है अनुसूची 6 क्या कहता है। देखो ऐसे याद करने का तो लोग 80 याद करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं याद करवाना चाह रहा हूं। चलो मैं एक मैप खोलता हूं, मैप से मैं समझाता हूं, मैप लेता हूं। चलो मैप नहीं दिख रहा अभी,
अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लाइन खोलते हैं। चलो ये है, देखो एक मैप है, मैप को हम खोल रहे हैं। चलो ये मैप है, दिख रहा है क्या? हाँ चलो दिख रहा है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है हमारा असम, ये है मेघालय। ये जो हला थोड़ा सा वायलेट दिख रहा है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। देखो ऐसे है, ये हमारा अरुणाचल है, ये हमारा अरुणाचल, ठीक है। फिर आगे नागालैंड, फिर क्या है मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर यहाँ पर क्या है त्रिपुरा है। इसको समझ लो, जब ये त्रिपुरा है तो एक चीज को क्या समझना है, थोड़ा मैप ही देखो, क्योंकि इसे समझोगे तो बहुत आसानी समझ। देखो ये मैप है, ये मैप है। यहाँ जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू दिख रहा है, ये हमारा असम है, ये हमारा अरुणाचल है, ये हमारा, ये पूरा अरुणाचल है, नागालैंड, ये पूरा हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश है। फिर ये हमारा नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है। अब हमें जो समझना है, हमें यहाँ देखो असम और मेघालय एक साथ है, त्रिपुरा और मिजोरम एक साथ है। तो हमें यही चार जो है, ये अनुच्छेद जो हमारे पास, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, अनुसूची, सूची 6 जो है इसमें बोलता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों को छोड़कर, मतलब अगर अनुच्छेद 6 की बात कर रहा है, छेद बोल रहा हूँ, अनुसूची 6 की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की। अगर 5 बात कर रहा है, ये चारों को छोड़कर उन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जनजातीय क्षेत्र का यहाँ भी प्रशासन का व्यवस्था किया गया है, अलग अनुसूची में डाला गया है और उनको अलग। तो 5 में क्या है, इन चारों को छोड़ दोगे तो वो जनजातीय क्षेत्र घोषित हो जाएंगे। अगर 6 में लेके आ गए तो सिर्फ इन चारों को शामिल करोगे, बाकी को छोड़ोगे। ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा हूं। अब क्या हमने बोला था कि देखो इस तरह से चीजों को देखना है, उसको अब देखते हैं। अब देखो हमने क्या किया था अभी, हमने ये देखा कि 6 में क्या है, हमने ये बोला असम है। अब मेघालय को एक साथ रख लो क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, मेघालय। फिर क्या करोगे, त्रिपुरा और क्या है मिजोरम। ये चारों के क्या बात रहा है, ये बोल रहा है अनुसूचित 6 में है। ठीक है, अब ये सारे चीज कर दिए कि देखो भैया हमने नया नया लोगों को शामिल कर लिया दूसरा अनुसूची में। दूसरा में क्या किया, फिर शपथ दिलवा दिया, शपथ दिलवा दिया। ठीक है, सारे लोग आ गए, कोई संसद में बैठेंगे, कोई है जो राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे, अलग अलग चीज हो गया शपथ। लेकिन राष्ट्रपति का शपथ हम नहीं दिलवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अनुसूचियों के माध्यम से, आर्टिकल 60 के माध्यम से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, फिर हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया। कैसे, इतनी बड़ी संख्या, इतना ज्यादा सीट उसको राज्यसभा में मिलेगा। अब देखो यूपी के सबसे ज्यादा संख्या है, महाराष्ट्र का है, बिहार का है, ज्यादा संख्या मिलता है। इन सारी चीजों को देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कहीं कहीं राज्यसभा की सीट नहीं, कहीं कहीं, तो ध्यान रखना है।
ये सारी चीजों को समझ रहे हो। तो अब सातवां पर आते हैं। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्यों? सातवां, 7 फेरे ले लो। 7 फेरा लोगे क्या होगा? हिस्सा बटेगा। हिस्सा कहाँ का बढ़ जाएगा? राज्य में, केंद्र यानी संघ, संघ के साथ राज सूची, तो ये संघ सूची हो जाएगा, राज सूची। और एक सूची और आ गया, भर्ती सूची। ये बोल रहा है क्या? देखो, अब शासन करना है, हम संघीय प्रणाली को भारत ने अपनाया है संविधान के माध्यम से, संसदीय प्रणाली है, तो राज्य के अपना कार्य क्षेत्र है, केंद्र का अपना राज्य क्षेत्र है। लेकिन केंद्र समग्र रूप से पूरे भारत को देखता है, राज्य अपने राज्य क्षेत्र में जितने शासन प्रणाली है उसको देखता है। तो राज्य को भी कुछ शक्तियां दी गई है, तो हमने क्या किया, विषयों का बंटवारा कर दिया। देखो, राज्य का तुमको विधानसभा में जो कानून बनाना है, इन विषयों पर कानून बनाना, केंद्र जो है संघ सूची में जो चीजें हैं उस पर वो कानून बनाएगा। समवर्ती सूची वो होता है, राज्य चाहे तो राज्य बना सकता है, संघ सूची संघ चाहे तो संघ बना सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो है सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। मतलब संसद बनाएगा, समग्र रूप से संसद। अब राज्य सूची पे क्या आ गया? राज्य सरकार या विधानसभा बोल दो। समझ में आ रहा है? तो क्लियर। अब यहां से क्या करना है, समवर्ती सूची में क्या है, यहां पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। यहां पर समझोगे क्या, यहां पर समझ लो। अभी जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो मूल रूप से जो था 97 सब्जेक्ट थे, जो क्वेश्चन आते हैं वही पूछते हैं कि संविधान के हिसाब जब संविधान लागू होता कितने कितने विषय सब में थे। तो मूलतः संघ सूची में 97 थे, राज्य सूची में 66, और इसमें क्या थे 47, समवर्ती सूची में। इन सारे सब्जेक्ट अलग अलग चीज हैं, तो शामिल किया गया था सातवीं सूची में। लेकिन इसमें और क्या समझ नहीं हुई, समझने वाली जो बात है ये समझ लो। अब ये अलग अलग है, अगर विषयों का बंटवारा होता है तो कौन सी चीजें, जैसे हम बोलते हैं जनगणना, जनगणना जनगणना किसका है? संघ सूची का विषय है। हम बोलेंगे पुलिस, तो राष्ट्र सूची का विषय है। हम बोलेंगे शिक्षा, तो समवर्ती सूची का है। कई सारे चीजें हैं। अब परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण, अब समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार भी उसके लिए काम कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि साउथ साउथ के जो राज्य हैं जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रहे हैं, तो राज्य सूची का विषय है। ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार उस पर कानून बना रहा है, चाहे तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि राज्य सूची, भर्ती सूची के कोई विषय पर अगर केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है पहले, तो राज्य सूची पर राज्य उस पर कानून नहीं बना सकता। समझ गए कहने का क्या मतलब है? और दूसरी चीज, अगर समवर्ती सूची पर पहले कानून राज्य बना लेता है, और वो भी पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, तो बाद में अगर संसद भी कानून पारित कर दे, जरूरी नहीं कि संसद द्वारा पारित कानून को अपने राज्य में लागू करे, उसने पहले ही राष्ट्रपति के परमिशन से इस समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया, इसलिए उस पर बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन हर केंद्र सरकार को कानून बनाता किसी विषय पर, तो राज्य सरकार अलग से नहीं बना सकता बिना पूछे राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। इन सारी चीजों को क्लियर हो गया होगा। सात फेरा ले लिया, केंद्र केंद्र अब विषय बंटवारा किया, ये सारी चीजें आ गई। अब आठवां की बात करते हैं। आठ में क्या है? आठ में देखो, आठ में क्या कहता है, आठवीं अनुसूची, कहा कि इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे राज्य हैं, कैसे होगा काम? काम कैसे होगा? आप अगर कोई एक भाषा को रखोगे, हम विविधता वाला देश है, हम कहीं जम्मू में है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कैसे आप करेंगे? देखिए, मूलतः इसमें 14 भाषा को शामिल किया। ये भाषा की बात करता है, आठवीं भाषाओं की बात करता है। जब भाषा करता है तो मूल रूप से 14 भाषा शुरुआत में था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 8 भाषा को और जोड़ दिया गया है।
8 भाषाएं और जोड़ा गया है। अब 14 8 22 भाषाएं होंगे। तो अगर इसको कहें अगर 22 भाषाएं हैं तो समझना होगा। तो अगर हम बोले, अगर याद करने में दिक्कत होती है तो अगर हम इसको बोले एक क्लासिकल लैंग्वेज होता है, क्लासिकल डांस होता है, तो 6 को जोड़ लो। कौन कौन सा है? पूरे साउथ वाला ले लो, तमिल, तेलुगु, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयाली, ओडिया, संस्कृत। ये 6 हो गए। अब आपको 8 याद रखना है। पहले हम 14 का कर रहे थे, पहले 14 का कर रहे हैं, फिर हम 8 का करेंगे, इसका बाद में करेंगे। तो हम अभी ये तो 6 हमारा हो गया, बाकी 8 कौन सा है? आप इसको समझो, कौन कौन सा 8 है? गुजराती, मराठी, कश्मीरी, मतलब जम्मू कश्मीर का कश्मीरी, फिर पंजाबी। ठीक है, ये हो गए। उर्दू, हिंदी, अब कौन सा अब बच गया? गुजराती, मराठी, यहाँ 6 हो गया, 6 12 हो गया, 2 और चाहिए। ध्यान रखना इसमें राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है इसमें, राजस्थानी नहीं, राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। समझ रहे हैं आप? राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो गुजराती, मराठी, हाँ 2 बच गया, असमी और बांग्ला। ठीक है, अब बांग्ला, अब इसको समझने के लिए समझो, अगर मैं ये मैप लिया हूं, ये मैप लिया हूं, तो इस मैप से समझो, हम एकदम आराम से समझना है। ये जो राजस्थानी है इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, पहले साउथ क्लासिकल लैंग्वेज से चलेंगे। ठीक है, पहले कन्नड़, फिर चलेंगे मलयालम, तमिल, फिर तेलुगु। ये 4 हो गए। फिर ओडिया 5। अब एक संस्कृत यहां पर ऐड कर लो। ये तो 6 हो गए हमारे क्लासिकल लैंग्वेज। फिर हम हमें कैसे चलना है? पर देखो ये जम्मू कश्मीर वाला है, तो कश्मीरी हमारे पास आ गया, पंजाबी हमारे पास आ गया। तो मतलब 6 को छोड़ दे, फिर मैं 1 2, फिर नीचे आओगे। हरियाणा में हिंदी बोला जाता है, यहाँ भी हिंदी बोला जाता है, तो हम अगर समग्र रूप से इसका ले लें, दिल्ली को तो हिंदी के रूप में ले लेते हैं। आगे चलते हैं, असम 4 ले लो, असम को 4 लिया हमने। फिर हमने बंगाल को लिया 5। देखो ऐसे ही समझो कि मैप से बहुत इजीली क्लियर होता है, उसमें समझने की जरूरत नहीं है। 5 हो गया वहां, हमें टोटल 8 चाहिए। गुजराती 6, मराठी 7, और एक उर्दू चाहिए। उर्दू कहीं भी ऐड कर लो एक अलग से, प्लस उर्दू ऐसे लिख लो। हमने यहाँ संस्कृत एक अलग से किया, एक उर्दू किया। अब क्या समझना है? ये चीजें अगर समझ गए तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये चीजें समझ गए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि और कौन सी भाषाएं, और कौन सी भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं बना रही है। तो उसमें देखो, पहले 1967 में किस्मत संशोधन हुआ, किस्मत संशोधन 1967 21वां संशोधन, और सिंधी जोड़ा गया, सिंधी। इसमें जब 71वां संशोधन होता है, 21वां संशोधन होता है, इसमें क्या होता है और कौन सी ईयर में होता है? तो ये दोनों को अगर जोड़ते हो, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1992 हो जाएगा। तो 1992 की बात कर रहा है। तो 1992 में क्या होता है? 71वां संशोधन होता है। और इसमें क्या जोड़ा जाता है? इसमें क्या जोड़ा जाता है? इसमें नमक जोड़ा जाता है, नमक जोड़ा जाता है। क्या है नमक? नमक क्या है भैया? नमक क्या है? नेपाली,
मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी ये जोड़ा जाता है। क्लियर करो। अब ये चीजें समझ में आ गया। तब यहां पर ये देखो, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत लोग बोलता है, कंफ्यूज होता है। अगर मैं ये 9 2 को अगर 9 2 करते हैं तो 11 हो जाता है। 11 को हम 92 में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे 0 3 आएगा, 1 और 2 3, 9 और 1 0। तो हम मतलब करने का मतलब क्या है? 2003। 1992 को ऐसे जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे, इसमें 11 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? हम ऐसे बोल रहे हैं कि पहले 1992 में 11 जोड़ो, 9 2 11, क्या हो गया? 2003। 2003 हुआ। अब फिर इसको जोड़ो, ये क्या होगा? ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 92वां। तो 92वां संशोधन 2003 में हुआ। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, थाली और मैथिली। अब क्या समझ में आया? 3 लैंग्वेज यहां हो गया, 3 यहां हो गया, हिंदी 4 हो गया, और ये जो जोड़ा गया था मतलब यही 4 और 4 यहाँ 8। तो हमारा टोटल 22 भाषा हो गया कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हमने क्लासिकल लैंग्वेज को पहले याद कर लिया, ब्रेक कर लिया। आप कंफ्यूज हो रहे, ब्रेक कर लिया। फिर हमने मैप से भी देख लिया। फिर हमने क्या किया? गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक था तो हमने गुजरात महाराष्ट्र को एक ले लिया। जम्मू कश्मीर पंजाब एक साथ आसपास है, पड़ोसी, तो दोनों को एक साथ ले लिया। उर्दू हिंदी हमेशा दोस्त यार रहा है। असम और बंगला दोनों अड़ोसी पड़ोसी है तो हमने साथ ले लिया। तो 8 हो गया इधर, 6 ये 14। हमारा मूल रूप से जो था वो क्लियर हो गया। और जब क्लियर हो गया तो हमने क्या किया कि हमने बताया कि भैया पहले सिंधी जुड़ा 1967 में 21वां संशोधन द्वारा, 21वां में। फिर 21 में क्या हुआ? 71वां संशोधन हुआ। आइए दोनों को जोड़ते हैं तो ईयर हमें निकल जाता है कि 1992 में 71वां हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ा था? नेपाली नमक जोड़ा था। 1992 में नमक जोड़ा था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब इसमें क्या हुआ? 92 है जो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होता है। अगर 92 में 11 जोड़ देंगे तो 2003 आएगा। 2003 जब आता है और इधर जो 21वां 71वां है, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 92 आता है। तो ये 92nd अमेंडमेंट होता है 2003 में। और उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इन सारी चीजों को अगर करते हैं तो हमें पूरा का पूरा भाषा क्या मिल जाता है कि हाँ, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूलतः इसमें 14 थी। ठीक है, अब हम देखते हैं 9। 9 अमेंडमेंट क्या बोलता है? 9 बोलता है, 9वां अनुसूची क्या है? देखिए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो समझा रहा हूं इससे क्लियर हो जाएगा। 9वां अनुसूची क्या है? देखिए, पीआरआई की बात करता है। अच्छा, ये 9वां अनुसूची है। 9वां अनुसूची ये है, इसमें ये कहता है पहला संविधान संशोधन होता है। पहला संविधान संशोधन होता है इसमें। और क्या किया जाता है? इसको जोड़ा जाता है पहला संविधान। हमने बोला 8 मूल रूप से होता है तो हमने 8 हमने कर लिया भाषाएं तक। अब जो 4 बचा है, 4 में क्या हुआ? पहला संशोधन होता है 1951 में, जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, और यहाँ पर जो भूमि का संकेंद्रण था कुछ लोगों के पास, ऐसा था कि जब देश आजाद हुआ तो ऐसा, और एक तबका जो था पूरा गरीब था, भूमिहीन था, ना उसके पास रहने को था, ना खाने को था, कुछ भी नहीं था। और एक लोग के पास इतना जमीन जायदाद था कि देश में असमानता की प्रकाष्ठा था। सरकार ने क्या किया? जैसा कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार देता है, इस चीज को 31 जो अमेंडमेंट पहले लाया गया उसमें उसको सबसे पहले क्या किया गया? तो मौलिक अधिकार मिला हुआ था, मौलिक अधिकार मिला हुआ था उसमें, और संपत्ति का अधिकार है तो आप छीन नहीं सकते। अगर आप मौलिक अधिकार के तहत कोई अधिकार दिया गया है तो आप छीन नहीं सकते। व्यक्ति चला जाएगा न्यायालय, आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला जाएगा। तब क्या किया जाए? पहला संशोधन का 9वां और पहला संशोधन किया गया और इसमें भूमि सुधारों की बात किया गया। क्या? भूमि सुधारों की बात किया गया, भूमि सुधारों की बात किया गया। और इसमें कहा गया एक व्यक्ति एक निश्चित
भूमि से ज्यादा अपने नाम पर जमीन नहीं रख सकता। ये क्या हुआ में जो भूमि कानून बनाए में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, भूमि सुधार कानून में ने बोला कि एक व्यक्ति के नाम पर इतना कानून इतना जमीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुरंत क्या हुआ कि मेरे पास अगर 100 बीघा जमीन है तो हमने क्या किया, तुरंत अपने भाई के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दिया, उसके नाम पर, रिश्तेदार के नाम पे कर दिया, ताकि जमीन हमारा सरकार न छीन पाए। ये क्या था, ये कानून में पूरी तरह से क्लियर नहीं था। क्लियर नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये कहा गया इस संशोधन के माध्यम से जो भी हम कानून बनाएंगे वो न्यायिक समीक्षा से दूर रहेगा और उसको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसको फिर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, भूमि सुधार से संबंधित है 9वां। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल 1973 से जब केशवानंद भारती मामला आया था, केशवानंद इसी समय तो आया था, केशवानंद भारती मामला ने बोल दिया कि इसके पहले, मतलब इसके बाद अगर कोई संशोधन होता है और 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, और इसके पहले जो डाला गया है उसको समीक्षा नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। कि अगर ये बात क्लियर हो गया तो आगे चलेंगे, हम आगे चल के उसको भी क्लियर कर लेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो 9वां ये हो गया, 9वीं अनुसूची हो गया। अब 10वां देखते हैं। 10वां क्या बोलता है कि देखिए देश में क्या चल रहा था, दसवीं अनुसूची, इसमें क्या हुआ, इसमें ये बात हुआ, देखिए ये 10वीं अनुसूची जो है 52 संविधान संशोधन से 52 संविधान संशोधन 1985 से संबंधित। तो समझिए इस समय क्या हुआ था कि जो 1965 तक सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही थी 3 टर्म तक, 1968 के बाद 1969 में अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकार से अलग पार्टियों की सरकार आने लगी। अब क्या हुआ, अब अलग अलग पार्टियों के भी लोग संसद में आने लगे, विधानसभा में बैठने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, हर पार्टी चाहती थी कि हम चुनाव जीत ले, मेरे पास ज्यादा संख्या हो। तो आने वाला समय में क्या हुआ, सांसदों को और विधानसभा के सदस्यों को खरीद फरोख्त शुरू हुआ। राज्य में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदा जाने लगा, संसद में एमपी को खरीदा जाने लगा मोटे मोटे पैसे देके। तो क्या किया गया, 10वीं अनुसूची में 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में। इसमें कहा गया 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में है, अगर कोई एक सदस्य अभी मेरे पार्टी में है, मेरे मान लिया कि हम कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के पार्टी के नाम, कांग्रेस पार्टी से जुड़ के आप पंजा हाथ पर कान पे जब चुनाव लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं और बाद में आप भाजपा से जाके मिल जाएंगे बिना मेरे परमिशन के, कांग्रेस के हेड के परमिशन के, तो आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप उस पार्टी में जितने भी चुन के आए हैं का 1/3 सदस्य अलग होकर अगर नई पार्टी बना ले तो अयोग्य घोषित नहीं होगा। ये नियम बना। ठीक है, 1/3 सदस्य अगर जितने चुन के आए हैं, मान लिया कि मैं 10 हूं, मैं 10 लोगों को मैं चुनाव जीत के आया एक पार्टी, उसमें से 1/3 यानी कि 3 या 4 सदस्य अगर इससे अलग होके और कोई अलग पार्टी बना लेते हैं तो वो इसमें क्या होंगे, ये नहीं घोषित होंगे, अयोग्य घोषित नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सिंगल सदस्य भागता है, कहीं और पार्टी में चला जाता है, तो क्या होगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यही 10वां अनुसूची में ये चीजें बात लाई गया था, 10वीं अनुसूची में 52nd अमेंडमेंट को। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर एक 91वां संशोधन होता है।
91वां संशोधन होता है। जब इसमें जब होता है 91 में, तो एक क्या कहा गया, 2/3 सदस्य, 2/1, यहाँ जो पहले 1/3 था, इसको 2/3 कर दिया गया। यहाँ पर पार्टी बनाने की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, 2/3 सदस्य अलग होकर, अलग होकर की पार्टी में विलय हो तो आयोग नहीं होगा, आयोग नहीं होगा। 2/3 सदस्य हो गया। अब काम नहीं चलेगा, अब जो 10 था, अब 2/3 कर दो, 10 का 2/3, 3 3 9, हम लोग 3, तो अब लगभग 3 6, लगभग 7 अलग होंगे, तभी वो पार्टी बना पाएगा, और नहीं तो वह आयोग घोषित हो जाएगा। पार्टी नहीं बनाएगा, वो विलय करेगा। अब नई पार्टी बनाने की बात नहीं है, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में उसको विलय करना पड़ेगा। इस चीज को क्लियर हो गया। तो 10वीं अनुसूची में एक चीज ध्यान रखना, यही है दल बदल, तो नाम दिया गया, क्या शामिल किया गया इसमें, दल बदल। दल बदल का व्यवस्था इसमें था, यही था। अभी 11 11 क्या बोलता है, देखिए मैंने पहले पहले करवा दिया कि देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये अभी सिर्फ इतना बता दिया, फिर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जब देखोगे देखना कितना आसानी से करोगे। 11 क्या बोलता है, 11 ये बोलता है कि पंचायती राज के बारे में बात करता है, पंचायती राज के बारे में। ये कौन से अमेंडमेंट से आया गया, 23 संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 23 1992, ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अब पंचायती राज में क्या बोला गया कि भैया इसमें 29 विषय है, 29 विषय है, तो इसको याद कैसे रखोगे कि कौन है 29 में। अगर चाहे तो अगर इसको याद कर लो, अगर ये 11 नहीं आ रहा है तो इतना याद रख लो कि पंचायती राज में 29 विषय है, और जब ये 29 विषय को 2+9 करोगे क्या आएगा, 11। ये आपका कौन नंबर अनुसूची है, 11 नंबर का अनुसूची की बात कर रहा है, ऐसे याद कर लो। क्लियर, क्लियर। और जब पंचायती राज का ये वाला याद रहेगा तो आप आराम से याद कर लोगे 12 नंबर वाला। 12 नंबर में क्या बोलता है, नगर पालिका से संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है। और जो नगर पालिका से संबंधित है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें नगर पालिका का क्या शक्ति होगा, जैसे इसमें क्या है, क्या क्या शक्ति है, क्या क्या प्राधिकार है, जिम्मेदारियां हैं, सेम चीज यहां पर भी वही बोल रहा है, यहां पर भी यही चीज बोल रहा है कि यहां पर भी ये होगा। लेकिन इसमें कितने विषय हैं, इसमें जहां 29 थे, इसमें 18 विषय हैं, 18 विषय हैं, कि 12 अनुच्छेद अनुसूची और 18 विषय। ये चीज क्लियर हो गया। इतना चीज अगर समझ में आ गया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर कुछ फंस पाएंगे, आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। और क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें एक चीज को खाली आपको जो ध्यान रखना है, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जैसे मैंने नाम लिया था, जनगणना, विदेशी मामले, डाकघर, शेयर, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि। अब आपको डिसाइड करना है इसमें कौन राष्ट्र सूची का है, कौन संघ सूची। इसका एक छोटा सा वो होगा, हमारे यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका एक लिंक नहीं, एक लिख के डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा सारा चीज, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं। ऐसे मैं बोल दूं, जनगणना, विदेशी मामले, गृह मंत्रालय, डाकिया, और इन तरह की जो चीजें हैं एक संघ सूची के विषय होंगे। रेलवे पुलिस और रेलवे, रेलवे जहां संघ सूची का है, रेलवे पुलिस क्या है, राष्ट्र सूची का विषय है, समझो। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा अब समवर्ती सूची में हो गया, पहले राष्ट्र सूची में था, अब समवर्ती सूची में हो गया।
तो कुछ चीजें ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही इसको रखते हैं, फिर हम अभी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन इसके बाद करेंगे तो देखिएगा, इसके बाद हम फिर करेंगे पीवाई क्यू करेंगे, इसके बाद पीवाई क्यू करेंगे किसका, घटना चक्र का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 1 हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में पीवाई क्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे देखेंगे।